ओके जी, नाउ विल डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो ट्री का एडीटी है, वी डिस्कस कि इसके अंदर कुछ डाटा एलिमेंट होगा और उसके बाद हमारे पास इसमें लेफ्ट और राइट पे चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नोड होगा वो इस स्ट्रक्चर का बना होगा। तो उसके कॉमन फंक्शंस क्या हो सकते हैं कि ट्री का रूट कौन सा है, किसी नोड का, ये जो नोड पी है, अगर मैं इसके पेरेंट्स फाइंड करना चाहूँ तो कैसे वो वैल्यू मिल सकती है। तो आई शुड हैव अ मैकेनिज्म कि मैं पेरेंट पे वापस जा सकूँ। देन चिल्ड्रन ऑफ अ नोड कैसे चेक किए जा सकते हैं कि अगर मैं किसी नोड के लेफ्ट चाइल्ड पे या राइट चाइल्ड पे जाना चाह रहा हूँ तो कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन की जगह यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड का फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद क्यूरी के मेथड्स हैं कि अगर मैं इसका साइज चेक करूँ, एम्प्टी तो नहीं है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, या इस रूट का, इस नोड का रूट कौन सा। ठीक है, ये कुछ फंक्शन हैं जो कि बहुत कॉमन फंक्शन है। शायद ये ऊप के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये क्लास के सारे कॉमन फंक्शन ही हैं कि अगर क्लास के अंदर कुछ डाटा एलिमेंट्स हैं तो सारों को एक्सेस करने का ऑप्शन होना चाहिए, चेक करना कि उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर्ड है। लेकिन असल जो ट्री से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होती हैं वो ये आखिर में जो लिखे हुए हैं आपके पास, ट्रिवर्सल मेथड। एक ट्री ट्रिवर्सल ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है इन अ ट्री कि whenever you have data in the tree you would like to search it or you want to modify it in any way। तो उस केस में आपको एक्चुअली रूट से अगर स्टार्ट करना है कि नहीं करना, तो ये ट्रिवर्सल के कुछ सिस्टमैटिक मैकेनिज्म्स होंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। कि अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनानी है तो मैं शायद किसी एक वे में सर्च करूं या ट्रिवर्स करूं। ट्रिवर्स करने का मतलब है कि विजिट करना ट्री के हर नोड को। तो मैं ट्री के हर नोड को विजिट करूं तो किस मैकेनिज्म में विजिट करूं कि गारंटीड सारे नोड्स विजिट भी हो जाएंगे और मेरा जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड नहीं हो रही होगी ट्री की। ठीक है, ये जो सर्च का प्रोसेस है ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो रहा होगा। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए हमारे पास ट्री के ट्रिवर्सल के मल्टीपल मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। उसके बाद जो दूसरे कॉमन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, दोज आर नोड एडिशन एंड डिलीशन। एडिशन में भी डेफिनेटली अगर आप देखें तो अगर हमने ट्री को एफिशिएंट बनाया तो हम रैंडमली नोड्स ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर डिलीशन भी करनी है तो रैंडमली हम उसको सर्च करने नहीं लग जाएंगे। तो व्हाट यू सी हियर इज कि एडिशन भी हम जब करेंगे तो हम कहेंगे अच्छा किसी एक ब्रांच पे जाके वहां स्पेसिफिक पोजीशन पे ये वाला नया नोड ऐड कर दिया जाए। इट मींस कि हम दोबारा ट्री को ट्रेवर्स ही कर रहे हैं। तो ये जो ट्री ट्रेवर्सल है ये नोड एडिशन एंड डिलीशन में भी यूज होगा। हम रूट से स्टार्ट करेंगे, मूव करते करते किसी एक ब्रांच पे जाएंगे, उस ब्रांच पे जाके हम इस नोड की कोई पोजीशन इस तरह से ढूंढेंगे कि द ओवरऑल ट्री रिमेन्स एफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली बहुत से ट्रीज के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। तो हम उन मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हुए, यानी कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए वो मैकेनिज्म्स हैं, तो हम उनके लिए ये मेथड्स डिफरेंटली इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर मैं एक टाइप ऑफ ट्री बता रहा हूँ तो उसमें एडिशन डिफरेंट तरह से हो रही होगी, डिलीशन डिफरेंट तरह से हो रही होगी। अगर मैं दूसरा ट्री बताऊंगा जो कि किसी और एप्लीकेशन में एफिशिएंट है तो उस केस में एडिशन और डिलीशन के मैकेनिज्म्स अपडेट हो जाएंगे। तो ये जनरल नहीं है, ये हर टाइप ऑफ ट्री के लिए डिफरेंट होंगे। जैसे कि आपके असाइनमेंट में जो ट्री है उसमें एडिशन और डिलीशन बहुत ही डिफरेंट वे में हो रही है। ठीक है, वो एक और तरीका होगा, तो वो कॉमन तरीका नहीं है डिसीजन ट्रीज में एडिशन और डिलीशन का। ठीक है, तो डिसीजन ट्री इज स्पेशल टाइप ऑफ ट्री, तो उसकी एडिशन डिलीशन अलग से पढ़नी पड़ेगी जो कि आपको असाइनमेंट में मैंने स्टेटमेंट में लिख के भी दी है। उसके बाद ट्री को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने में डिपेंड करता है कि मेमोरी कैसे मैनेज हुई है। अगर पॉइंटर बेस्ड हुई है तो आपको क्रिएशन के वक्त पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिसको नल करना है। डिस्ट्रक्शन के वक्त आपको सारे पॉइंटर्स को ट्रिवर्सल के वे में जाना पड़ेगा, हर नोड पे जाके डिलीट कॉल करके वापस पेरेंट पे आना पड़ेगा। सही है, लेकिन अगर एरे बनाई हुई है पॉइंट जो कि डायनेमिकली एलोकेटेड है तो आपको उस एक एरे को डिलीट कर देने से सारा का सारा ट्री डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, दैट्स द वे कि जिस तरीके से हम ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बनाते हैं। लेट्स मूव कि कैसे होगी इम्प्लीमेंटेशन। तो वी हैव टू ऑफ कोर्स टू डिफरेंट वेज के, एक तो एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यूस स्टोरेज एंड द अदर वे इज लिंक लिस्ट बेस्ड स्टोरेज। तो विल सी कि कैसे हो रहा है। तो कंटिन्यूस स्टोरेज इज वेरी सिंपल कि अगर ये मेरे पास ट्री गिवन है तो मैं इसको स्टोर करूंगा इस तरीके से कि सबसे पहले ये जो लेवल 0 है, लेवल 0 को स्टोर करूंगा, उसके बाद मैं लेवल 1 को स्टोर करूंगा, उसके बाद मैं लेवल 2 को स्टोर करूंगा एंड सो ऑन। मैं सारे लेवल्स को वन बाय वन, वन आफ्टर द अदर स्टोर करूंगा। और हर लेवल में मेरे पास जो मैकेनिज्म होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट। तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट मोस्ट नोड से, और उसको चलते चलते सारे नोड्स को राइट पे चलता जा स्टोर करता जाऊंगा एरे के अंदर।
तो जो ट्री नोट स्टोर हो रहे हैं वो हो गए 3, 9, 5, 14, 10, 6, 8, 17, 15, 13, 23 एंड 12। अगर आप नीचे एरे में देखें तो ये सीक्वेंस है 3, 9, 5, 14, 10, 6, 8, 17, 15, 13, 23 एंड 12। तो ये जो ट्री था, अगर मैंने इसको ये जो स्टोर किया है, दिस इज कॉल्ड कि मैंने ट्री को स्टोर किया है ब्रेड्थ फर्स्ट ऑर्डर में। तो मैं ट्री के हर लेवल पे जब जाता हूँ तो उसकी पूरी ब्रेड्थ को एक्सप्लोर करने के बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे चला जाता हूँ। तो मैं पूरी ब्रेड्थ को एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे चला जाता हूँ। तो ये जो ब्रेड्थ को एक्सप्लोर करना है, यानी कि मैं जैसे जैसे नया नोड ढूंढता हूँ उसको मैं एरे में डालता जाता हूँ। या यू कैन से इट लाइक कि जब भी मेरे पास एक नई वैल्यू आती है तो मैं उसको लेवल में राइट मोस्ट पोजीशन पे ऐड करता हूँ। जितने नोड्स ऐड होंगे उनके बाद ऐड करता हूँ। अगर मैं इस मैकेनिज्म से फॉलो करूँ तो जो एरे बनेगी, एरे में भी वो नेक्स्ट 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 इंडेक्स पे स्टोर होता जाएगा। सिंपल एरे के रूट इंडेक्स 1 पे स्टोर हो रहा है, उसके बाद अगली जो भी वैल्यू है वो इंडेक्स 2 पे, उससे अगली जो भी वैल्यू है वो इंडेक्स 3 पे, उससे अगली जो भी वैल्यू है इंडेक्स 4 पे। तो स्टोरेज बहुत सिंपल हो गया, ठीक है जी। यही ट्री इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अगर इस ट्री को स्टोर करें तो वैल्यू स्टोर होगी सबसे पहले ए इंडेक्स 1 पे, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये सीक्वेंस इस तरह से स्टोर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया ना कि जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएं आप एरे के नेक्स्ट 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 इंडेक्स पे स्टोर करते जाएं। अगर इस मैकेनिज्म से स्टोर करते जाएंगे तो जो ट्री बन रहा होगा वो इस शेप का बन रहा होगा, लेकिन हमें एरे में कहीं नजर नहीं आ रहा कि ये ए के चिल्ड्रन है बी एंड सी। ठीक है। एंड अनदर वैलिड क्वेश्चन जो कि हनान ने पूछा कि जीरो इंडेक्स क्यों मिसिंग है, ठीक है, वो मैं इसकी एक रीजन बताऊंगा। अभी लेट्स मूव ऑन। और जीरो इंडेक्स के ऊपर ये क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पुट करूंगा आप लोगों के पास। सही है, तो ये आंसर आप नहीं करने के जीरो इंडेक्स पे क्यों नहीं स्टोर किया। आप सिर्फ ये डेफिनेशन इंडेक्स 1 वाली सुनते जाएं, यू विल सी के देयर इज समथिंग जिसकी वजह से इंडेक्स 1 पे स्टोर किया। अच्छा चलिए लेट्स मूव कि ये तो ट्री इस तरीके से बन गया, लेकिन इसमें एक ग्लिच है, छोटा सा एक इशू है। द इशू इज कि अगर मुझे ये वाला ट्री स्टोर करना होगा तो ये तो एग्जैक्टली कह रहा है कि मुझे ए का चाइल्ड लेफ्ट पे स्टोर करना है बी, और बी के लेफ्ट पे स्टोर करना है सी। मुझे नेक्स्ट एलिमेंट ए का राइट चाइल्ड नहीं बनाना, मुझे बी का लेफ्ट चाइल्ड बनाना है। इट मीन्स कि अगर मैं एरे में स्टोर करूं तो आई वुड से कि ए का जो राइट चाइल्ड था ना उसकी पोजीशन पे कोई भी नहीं है। आई नीड टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन एज वेल कि ए का राइट चाइल्ड बिल्कुल है ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इंडेक्स 1 पे ए स्टोर करूंगा, इंडेक्स 2 पे बी स्टोर करूंगा, लेकिन उसके बाद ये जो पोजीशन है ये मैंने एम्प्टी छोड़ देनी है। तो मैं करूंगा कि इंडेक्स 3 को एम्प्टी छोड़ दूंगा, यहाँ वाले वैल्यू भी नहीं मिली मुझे। फिर मैं सी को स्टोर करूंगा तो उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करूंगा, फिर उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे बी का राइट चाइल्ड होना चाहिए, उसके नेक्स्ट पे जो अभी मिसिंग नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड, और उसके नेक्स्ट पे उसका राइट चाइल्ड। तो 4 के बाद 5 मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है और 7 भी मिसिंग है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन में अगर मुझे ये पैटर्न मेंटेन करना है कि मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ कि किस नोड का ये लेफ्ट चाइल्ड है और किस नोड का राइट चाइल्ड है, मैं बता के कहता हूँ कि ये सी को बी का लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, डी को सी का लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए। तो ये जो बाकी सारे राइट वाले ये वाले नोड्स हैं ना ये बीच में से स्किप हो जाएंगे, तो उनकी स्पेस मुझे खाली छोड़नी पड़ेगी। अब ये क्यों छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम ये जो स्टोरेज कर रहे हैं या वो जो जीरो बेस्ड इंडेक्स वाली बात मैंने भी आपको थोड़ी सी पेंडिंग में की है, ये सारा एक ही रिलेशनशिप है। लेट्स सी कि वो रिलेशनशिप है क्या। ठीक है जी। तो जब मैं स्टोर कर रहा हूँ तो आई हैव सम मिसिंग स्पेसेस एज वेल। क्यों है, वो इसलिए है कि मैं ये जो स्टोर कर रहा हूँ ये बिल्कुल रैंडमली स्टोर नहीं कर रहा। आई हैव डिवाइस्ड अ मैकेनिज्म कि किस इंडेक्स पे, अगर किसी इंडेक्स पे पेरेंट पड़ा है तो उसके चिल्ड्रन कहाँ जाएंगे। एंड द रिलेशनशिप इज कि अगर पेरेंट जैसे कि भी रूट नोड है, रूट नोड हमेशा इंडेक्स 1 पे जाएगा, दैट्स द बेस केस। रूट नोड ऑलवेज गोज टू इंडेक्स 1। उसके बाद अगर मैं डेफिनेशन करूं तो डेफिनेशन जो टॉप पे लिखी हुई है कि अगर जो भी नोड है उसको इंडेक्स के कह दें कि ये इंडेक्स के पे स्टोर्ड है, तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो इंडेक्स 2 के पे स्टोर होगा, और उसका जो राइट चाइल्ड है वो 2 के प्लस 1 यानी कि सब्सिक्वेंट एग्जैक्टली नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो चिल्ड्रन जो सिबलिंग्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ वाले इंडेक्स पे स्टोर होंगे। ठीक है जी, कंसेक्टिव इंडेक्सेस पे स्टोर होंगे। तो अब लेट्स चेक कि ये चल रहा है कि नहीं। अगर रूट इंडेक्स 1 पे है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 इंटू 1, इंडेक्स 2 बन गया, तो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स 2 पे आ गया। अगर राइट चाइल्ड को चेक करूं तो वो
2 इंटू 1 प्लस 1, दैट वुड बी 3। तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स 2 पे और राइट चाइल्ड इंडेक्स 3 पे होगा। तो अगर देखें तो लेफ्ट चाइल्ड इज 9, राइट चाइल्ड इज 5। तो ये देखिए ऐसी स्टोरी में दोनों इंडेक्स 2 एंड 3 पे। अच्छा, एक और पिक करते हैं। हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि 6 का लेफ्ट चाइल्ड 12 बनता है कि नहीं। तो 6 है इंडेक्स नंबर 6 के ऊपर, ठीक है जी। तो ये जो इंडेक्स नंबर 6 पे स्टोर किया था हमने वैल्यू, इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 2 इंटू 6, दैट वुड बी 12। तो इंडेक्स 12 पे क्या पड़ा है, ये वाली वैल्यू। तो अगर जो ऊपर डिपिक्शन की हुई है उसमें भी ये नजर आ रहा है कि 6 का लेफ्ट चाइल्ड जो दैट इज 12। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक चल रहा है कि 2 इंटू के इज लेफ्ट चाइल्ड, 2 इंटू के प्लस 1 इज राइट चाइल्ड। सही हो गया। अच्छा जी। ये तो हमें पता चल गया कि किसी नोड के चिल्ड्रन कहाँ पे होंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये नोड नंबर ये जो 13 जो वैल्यू है जो इंडेक्स 10 पे पड़ी हुई है, अगर मुझे इसका पेरेंट फाइंड करना हो तो एग्जैक्टली इसी फार्मूला से 2k या 2k प्लस 1 में से अगर मुझे k निकालना हो, पेरेंट का इंडेक्स k है ना, तो अगर मैं वो निकालना होगा तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डिवाइड दिस वैल्यू विद 2 एंड डिवाइड दिस वैल्यू विद 2। तो जो भी इंडेक्स है अगर इसको इंटीजर डिवीजन करूँ डिवाइड बाय 2 में, 2k प्लस 1 को जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो प्लस 1 जो है वो 0.5 हो जाएगा, तो इग्नोर हो जाएगा। और 2k डिवाइड बाय 2 इज k। ठीक है, तो मुझे k इंडेक्स मिल जाएगा यहाँ से। तो मुझे किसी भी नोड के अगर पेरेंट फाइंड करना है तो आई नो डिवाइड द इंडेक्स विद 2। तो 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। तो इंडेक्स 5 पे क्या पड़ा हुआ है, 10। तो अब देखेंगे 13 का पेरेंट 10 है। सही है जी। So this is how we store the children and the and if we want to find the parent of a child, तो हम इस तरीके से इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। और इसी वजह से हमने इस रूट को इंडेक्स 1 पे स्टोर किया। अभी जस्ट कंसीडर नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि इफ I have the root node on 0th index, then what would be the formula for finding the children? Any guess? ये करंट फार्मूला चल जाएगा 2k पे लेफ्ट चाइल्ड और 2k प्लस 1 पे राइट चाइल्ड। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप जीरो इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल इज जीरो। तो रूट भी जीरो पे होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड भी इंडेक्स जीरो पे बन जाएगा, दैट वोंट वर्क। ठीक है, तो 0 इंटू 2 इज अगेन जीरो, तो रूट का लेफ्ट चाइल्ड भी इंडेक्स जीरो पे आ जाएगा। तो इस तरीके से काम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इंडेक्स जीरो पे स्टोर कर रहे हैं तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए। तो क्या हो सकता है पॉसिबली, जस्ट कंसीडर द केस के रूट के चिल्ड्रन कहाँ पे स्टोर है, इंडेक्स 1 और 2 पे। इंडेक्स जीरो पे रूट है तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स 2 पे बन जाएगा। जीरो पे रूट है, लेफ्ट चाइल्ड 2 पे, बीच में 1 कहाँ गया। बात समझ आ रही है कि k प्लस 1 अगर पहले कर दें तो दैट वुड बी कि इंडेक्स जीरो का जो चाइल्ड है वो 0 प्लस 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2, इंडेक्स 2 पे होगा। इंडेक्स 1 बीच में से मिस हो गया ना। ठीक है, वो हम नहीं करना चाह रहे। तो उसका तरीका इनफेक्ट ये होगा कि आपका फार्मूला बन जाएगा 2k प्लस 1, यानी कि 2k अलहदा, 2k 2k प्लस 1 और 2k प्लस 2, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, 2k प्लस 1 और 2k प्लस 2, तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंडेक्स 1 बन गया और 0 प्लस 2 इंडेक्स 2 बन गया। तो 1 और 2 पे लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। सिमिलरली अगर इंडेक्स 2 के चिल्ड्रन चेक करें तो दैट वुड बी 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 और 6। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसके चिल्ड्रन होंगे इंडेक्स 5 एंड 6 पे यहाँ पे। इट मीन्स कि ये जो बीच के दो चिल्ड्रन है ये इंडेक्स नंबर 1 के हैं। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला वर्क्स 2k प्लस 1 और 2k प्लस 2। यहाँ से अगर पेरेंट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, वो करेंगे k जो भी इंडेक्स बेसिकली जो फॉर एग्जांपल लेट मी रीराइट इट, कि अगर मेरे पास चाइल्ड का इंडेक्स हो फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स c,
तो मैं करूंगा ये कि जो भी सी इंडेक्स है सी इंडेक्स -1 पहले करूंगा, और ये जो वैल्यू आएगी आई वुड डिवाइड दैट वैल्यू विद 2, तो मेरे पास जीरो बेस्ड एरे जो है उसका वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो उस केस में अगर आप देखें फॉर एग्जांपल मैं अब ये सारी एरे वन लेफ्ट शिफ्ट हो चुकी होगी, तो ये जो 17 है इट वुड बी ऑन इंडेक्स 7। ठीक है, तो ये इंडेक्स 7 पे होगा यहाँ पे। तो अगर इंडेक्स 7 पे है तो इसका पेरेंट फाइंड करना, तो आई वुड डू कि 7 - 1 यानी कि 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज इंडेक्स 3, 6/2 इज इंडेक्स 3। तो अगर मैं इंडेक्स 3 पे जाऊंगा तो ये सारे वन लेफ्ट हो गए, तो 14 होगा इंडेक्स 3 के ऊपर। तो क्या मेरे पास 17 का पेरेंट 14 है? ठीक है, तो सेम रिप्रेजेंटेशन बन जाती है अगर मैं इस तरीके से ट्री को जीरो बेस्ड भी बना लूँ तो। ठीक है, तो दैट वर्क्स। तो इस तरीके से एरे में स्टोरेज की जा सकती है। नाउ कमिंग टू दी इश्यूज, या इनफैक्ट अगर हम जीरो से नहीं स्टार्ट करते वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारी वो भी बड़ी एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, जीरो बेस्ड अगर हम स्टोर ना करें, अगर हम वन बेस्ड स्टोर करें तो उसका फायदा ये है कि ये देखिए ये जो यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं के राइट शिफ्ट टू वन बिट ना, तो अगर मुझे किसी नोड का पेरेंट फाइंड करना है तो व्हाट आई वुड डू इज कि आई वुड जस्ट डिवाइड इट बाय टू, यही आता ना। तो डिवाइड बाय टू करने का तरीका सिंपल बाइनरी में ये होता है कि जस्ट शिफ्ट द बिट्स टुवर्ड्स राइट एंड शिफ्ट देम वन प्लेस। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो इफ आई हैव द वैल्यूज 1 1 एंड 0, दिस इज द वैल्यू, इसका रिप्रेजेंटेशन बनती है 6 1 1 0। ठीक है, 1 1 0 इज 6। तो अगर मैं इसको राइट पे वन शिफ्ट कर दूं तो दैट वुड बी के 1 1 0 में से राइट मोस्ट जीरो ड्रॉप हो जाएगा और लेफ्ट से एक जीरो और ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी 0 1 1 विच इज 3। ठीक है, तो इससे डिवीजन हो जाती है, वन राइट शिफ्ट करने से डिवीजन बाय 2 हो जाती है। और अगर मैं यही केस करूं कि 0 1 1 लिखा हो और मैं इसको राइट किसी का लेफ्ट शिफ्ट कर दूं, तो लेफ्ट शिफ्ट करते हुए मैं क्या करूंगा कि ये जो 0 1 1 लिखा था इसके दोनों वंस लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, जीरो मजीद लेफ्ट पे चला जाएगा और राइट साइड पे एक और जीरो ऐड हो जाएगा, दैट वुड बिकम 0 1 1 0, क्योंकि राइट पे शिफ्ट किया ना, तो राइट साइड पे एक और जीरो जो जगह खाली बची थी वहां पे एक जीरो आ गया, तो 0 1 1 0, दिस इज अगेन 6, तो 3 into 2 हो गए। ठीक है, तो राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ये दो ऑपरेटर्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं बाय 2। बाइनरी है ना, बाइनरी में अगर मैं किसी एक नंबर किसी एक वन को एक तरफ लेफ्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ उसकी पावर वन इंक्रीज हो जाती है। तो अगर टू की पावर टू हो तो उसको मैं टू की पावर थ्री कर दूं तो टू से मल्टीप्लाई किए ना। और अगर एक इंडेक्स एक वन जो लिखा हुआ है पोजीशन टू पे लिखा है उसको मैं राइट शिफ्ट कर दूं तो वो पोजीशन टू से पोजीशन वन पे आ जाएगा, दैट इज डिवीजन बाय टू, उसकी पावर वन कम होगी। ठीक है, तो बाइनरी में ये काम होता है कि वन शिफ्ट करने से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो राइट चेन निकालने के लिए प्लस वन भी करना है, तो ये भी हमें पता है कि बाइनरी में अगर 1 1 0 लिखा है और इसमें प्लस वन करना है तो मैं सिंपली एक पैटर्न है जिसमें सारे जीरोज हों और राइट मोस्ट बिट जो है दैट इज वन, इससे और ले लूं तो अगर राइट मोस्ट पे जीरो है तो वो वन हो जाएगा। ठीक है, और अगर वन है तो ये वाला जब हम करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा तो प्लस वन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये जो मैंने और लिया है विद द वैल्यू वन, तो मैं एक स्पेसिफिक पैटर्न जो जिसके राइट मोस्ट पे वन है उससे और ले रहा हूँ विच इज इक्वल टू एडिशन ऑफ वन। ठीक है जी, तो ये दोनों जो ऑपरेशन हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट शिफ्टिंग वाला ऑपरेशन और लेना, ये बिट वाइज ऑपरेशन है जो कि आपका प्रोसेसर बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए उसको कोई स्पेसिफिक जो स्पेशल सर्किट है उसको यूज नहीं करना पड़ता, कोई एडर नहीं यूज हो रहा, कोई मैथमेटिकल या एएलयू की चीज यूज नहीं हो रही, इट्स जस्ट शिफ्टिंग द बिट्स जो कि वो आराम से कर सकते हैं, दैट्स द फास्टेस्ट ऑपरेशन व्हिच इज पॉसिबल इन अ प्रोसेसर। ठीक है, तो कीपिंग द रूट एट इंडेक्स वन इट हैज सम एफिशिएंसी एज वेल, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ एफिशिएंसी जरूर है अगर आपको इसकी जरूरत हो तो। ठीक है जी, तो वी कैन ऑलवेज डिवाइस लॉजिक्स बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन, तो ये भी हो सकता था। अदरवाइज एक सिंपल लॉजिक ये भी थी कि इट्स सिंपल। ठीक है, 2k+1 2k एंड 2k+1 ये दोनों चिल्ड्रन के लिए हो गया और सिंपल डिवीजन करती तो दैट्स फॉर द पेरेंट। तो सिंप्लिसिटी भी थी और दूसरे एफिशिएंसी भी थी, तो इसलिए हमने इंडेक्स वन यूज कर लिया, सिर्फ एक इंडेक्स जाया किया, इंडेक्स जीरो।
क्लियर है जी सबको? तो अब इसमें इशू देख लेते हैं। इशू ये था कि अगर ये वाला ट्री मैंने एरे में स्टोर किया तो देखिए कितनी सारी स्पेसेस खाली है और उनके लिए मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है। जस्ट टेल मी कि ये जो मैंने 12 नोड्स स्टोर किए हैं इनके लिए कितनी बड़े साइज की एरे बनी हुई है। एरे के इंडेक्स तो नहीं गिनेंगे ना, तो कितने साइज की एरे है? फॉर्मूला है कोई हमारे पास? एग्जैक्टली वैल्यू बता सकते हैं? 12 पावर 4 एग्जैक्ट नहीं है ना, लेकिन अब क्या ठीक रहे हैं, हम करेंगे क्या कि हम लेवल वाइज देखते जाएंगे कि इस लास्ट लेवल, ये लेवल है 0 1 2 3, ठीक है? तो ये 3 लेवल है, तो अगर 3 लेवल है तो 2 पावर 3 + 1 - 1, ठीक है? इतनी टोटल वैल्यूज मुझे स्टोर करनी है। इनफैक्ट आपका आंसर आना बिल्कुल ठीक है, आपने शायद -1 इस जीरो की वजह से भी स्किप कर दी, ठीक है? तो मुझे जो 2 पावर 3 + 1 2 पावर 4 - 1 इतने तो वैल्यू स्टोर हो रही है इस ट्री के अंदर, और एक जीरो इंडेक्स भी स्किप कर दिया। तो मेरे पास जो एरे बनेगी दैट वुड बी 2 पावर 4, ठीक है? तो 32 साइज की एरे बन रही है सिर्फ 12 वैल्यूज के लिए, ठीक है? वो जीरो को अगर कंसीडर करें, अदरवाइज 31, ठीक है? तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर इस के का एक चाइल्ड और ऐड हो जाए, जस्ट जस्ट वन चाइल्ड हेयर और लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है? तो अगर के का एक चाइल्ड और ऐड हो जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली exactly. मुझे पूरा नेक्स्ट लेवल स्टोर करने की स्पेस बनानी पड़ेगी, और नेक्स्ट लेवल एक्चुअली अभी जितनी भी स्पेसिस थी इनसे डबल साइज का अकेला एक ही लेवल होगा। क्यों? क्योंकि वो इन सारे जो आखिरी सेकंड लास्ट लेवल जो के वाला लेवल है, इन सारों के दो दो चिल्ड्रन स्टोर करने की स्पेस है, तो इस स्पेस से डबल। तो 2s पावर एक जो वो जो पावर है वो एक और इंक्रीज हो जाएगी, तो 32 की जगह 64 नोट्स मेरे पास हो जाएंगे। तो ये डबल साइज मुझे एलोकेट करना पड़ेगा, हालांकि नोट सिर्फ 13 स्टोर हुए होंगे। तो देर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ स्पेस if we consider this array based implementation where it is not required, ठीक है? अब मैंने जब नॉट रिक्वायर्ड बोला तो रीजन ये है कि एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन इसके बावजूद बहुत यूजफुल है, क्योंकि एफिशिएंट जरूर है। तो कुछ एल्गोरिथम्स बने हुए जो कि बने ही इस तरीके से कि जब मैं डाटा स्टोर कर रहा होता हूँ तो ऐसे कि आई विल कीप अ कंप्लीट ट्री ऑल द टाइम्स। देर आर एल्गोरिदम्स जिनमें बहुत अच्छे कंप्रेशन एल्गोरिदम्स, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं। हफमैन कोडिंग, शायद आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप देखेंगे आगे। उसमें जो आपका डाटा है वो कंप्रेस भी हो जाता है और वो एनकोड भी हो जाता है किसी और फॉर्मेट में, कि आपके नॉर्मल इंग्लिश कोई बंदा पढ़ नहीं सकता कि क्या लिखी हुई है। तो एनकोडिंग इज अ वेरी वेरी फ्रेश डोमेन। इनफैक्ट फ्रेश डोमेन है, बहुत पुरानी डोमेन है। जब कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई थी तो आप ये कह सकते हैं कि द लॉजिक वाज कि हमें मे बी शायद वर्ल्ड वार के अंदर चाहिए थी कंप्रेशन या इंक्रिप्शन चाहिए थी, तो दे स्टार्टेड अ मशीन जो कि ऑटोमेटिकली कोई कोड जनरेट कर देती थी फ्रॉम द मैसेज जो कि आपने बनाया था, ठीक है? तो ये मैसेजेस को एनकोड करना, डाटा को एनकोड करना बहुत पुरानी एप्लीकेशन है। तो एनकोडिंग की एक जो टेक्निक है वो है हफमैन कोडिंग। उस टेक्निक के अंदर वी क्रिएट अ ट्री, और वो जो ट्री है दैट इज ऑलवेज अ कंप्लीट और ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री, ठीक है जी? तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री या कंप्लीट ट्री जो बन रहा होता है उसमें ऑफ कोर्स बीच में स्पेसेस खाली नहीं है। जो स्पेसेस खाली नहीं है, व्हाट वी हैव इज कि हम उसको एरे में स्टोर करते हैं ताकि एफिशिएंसी मजीद ज्यादा रहे, एफिशिएंसी खराब ना हो जाए। क्योंकि अगर कंप्लीट ट्री है, और दूसरी चीज ये है कि वो ट्री का साइज बहुत बड़ा भी नहीं होता, ठीक है? उसमें टोटल बहुत थोड़े से नोड्स होते हैं। तो इन दैट केस वी एक्चुअली प्रेफर दिस एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? तो दैट्स द ओनली वे कि हमें वो चाहिए एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द लिंक्ड लिस्ट स्टोरेज। लिंक्ड लिस्ट स्टोरेज में ऑफ कोर्स ये आपको पहले भी पता है कि कैसे बनता होगा, कि अगर एक नोड के आगे दो पांच आते हैं तो डेफिनेटली दो पॉइंटर्स होंगे, ठीक है? तो व्हाट वी हैव इज कि एवरी नोड हैज अ वैल्यू एंड हैज टू पॉइंटर्स, ठीक है? इट हैज अ वैल्यू एंड टू पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स के भी हमने, क्योंकि बाइनरी ट्री है तो हमने उनको नेम कर दिया कि वी हैव अ लेफ्ट पॉइंटर या लेफ्ट चाइल्ड एंड वी हैव अ राइट चाइल्ड, ठीक है? तो दिस इज द नोड जो कि पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में बन सकता है, कि नोड में वी हैव अ वैल्यू दैट इज टेम्परेटाइज्ड ऑफ कोर्स, एंड देन वी हैव टू पॉइंटर्स, लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड। नाउ वी कैन ग्रो these pointers
जब भी कोई वैल्यू आए तो वी कैन ग्रो दिस पॉइंटर्स, ठीक है। तो हम लेफ्ट पे कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो इनिशियली अगर ये नल था तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट, वी कैन एक्चुअली एलोकेट मेमोरी हियर यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड देन वी कैन ऐड वैल्यूज ऑन दिस नोड, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस नोड के साथ रूट का पॉइंटर क्रिएट भी कर दिए। तो ये एक्चुअली जो नोड है दिस इज डिफाइंड या डिक्लेयर्ड इनसाइड द ट्री क्लास, ठीक है। तो ट्री के अंदर एक रूट पॉइंटर होगा जो कि नोड टाइप का होगा, और उस रूट पॉइंटर के पास आगे दो पॉइंटर्स होंगे। इनिशियली रूट खुद भी नल होगा, लेकिन जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएंगी और जिस जिस साइड पे सब ट्री में जाएंगी वहां वहां पे पॉइंटर्स को हम न्यू करते जाएंगे। तो इवेंचुअली व्हाट वी वुड हैव इज कि हमारे पास लीफ नोड जो होंगे उनके चिल्ड्रन दोनों नल होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएंगे तो वहां पे हम नल को नॉन नल करते जाएंगे। तो कुछ इस तरह के ट्रीज हमारे पास इस स्ट्रक्चर से बन सकते हैं कि यहाँ पे हर नोड के पास दो पॉइंटर जरूर है, जहां जहां पे पॉइंटर एलोकेट हुआ हुआ है, जैसे कि ए के दोनों चिल्ड्रन एलोकेटेड है, बी के भी दोनों चिल्ड्रन एलोकेटेड है, लेकिन डी का सिर्फ एक चाइल्ड है, लेफ्ट वाला चाइल्ड। तो ये वाला पॉइंटर एलोकेटेड है, लेकिन राइट वाला पॉइंटर जो है दैट इज स्टिल नल। सही। सिमिलरली आई का भी एक पॉइंटर एलोकेटेड है, लेकिन दूसरा पॉइंटर इज नॉट। जरूरी नहीं है कि पहले लेफ्ट पॉइंटर एलोकेट हो, जैसे कि सी को देखें तो उसका राइट पॉइंटर एलोकेटेड है, लेफ्ट पॉइंटर इज नॉट, ठीक है जी। तो इससे आप किसी भी शेप के किसी भी तरह के ट्रीज बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब इतनी डिस्कशन काफी है, क्योंकि जब ट्री के बाकी फंक्शंस की बात आएगी, तो इंसर्ट डिलीट या ट्रिवर्सल की बात आएगी, तो वो हर स्पेसिफिक ट्री के लिए अपनी एक मैकेनिज्म लेकर आएंगे। तो इस ट्री में कैसे ये वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं या कैसे इसकी शेप ऐसी बनी है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ट्री, कि इफ दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्री तो शायद ये चीज पॉसिबल है, अगर ये किसी और टाइप का ट्री होता तो इस तरह से इंसर्ट ना हुआ होता वैल्यूज। ठीक है, तो वील डिस्कस दोज डिटेल्स लेटर जब हम ट्रीज की टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन इतनी डेफिनेशन से एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट योर असाइनमेंट, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता है कि अगर ट्री के दो चिल्ड्रन बनाने हैं तो दो पॉइंटर हैं, अगर तीन चिल्ड्रन बनाने हैं तो तीन पॉइंटर्स हैं, अगर फिक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो हम एरे भी रख सकते हैं चिल्ड्रन की, ठीक है ना, एरे ऑफ पॉइंटर्स भी रख सकते हैं, ठीक है जी। तो एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में सॉरी एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे जो चिल्ड्रन है, वो जो नोड के अंदर चिल्ड्रन है, अगर वो दो से ज्यादा है तो हम एरे भी बना सकते हैं कि 5 चिल्ड्रन है हर एक की। तो बजाय इसके कि मैं 5 पॉइंटर्स को बारी बारी लिखूं और कोड इस तरह से लिखूं कि हर जगह पे उनको स्टैटिकली यूज किया, मैं एक जनरल नोड बना सकता हूँ जिसमें कि n चिल्ड्रन हो सकते हैं, और जब मैं वो वहां पे एरे रख दूंगा पॉइंटर्स की, तो आई कैन एलोकेट दैट एरे फॉर एवरी नोड ऑफ डिफरेंट, इनफैक्ट आई कैन एलोकेट एन एरे ऑफ डिफरेंट साइज फॉर एवरी नोड। तो बड़ा फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि फॉर एग्जांपल ए के दो चिल्ड्रन हैं, बी के 4 चिल्ड्रन हैं, सी के 10 चिल्ड्रन हैं, क्योंकि आपकी जो असाइनमेंट है उसमें इस तरह का काम हो रहा है, ठीक है। तो यू हैव एन एम वे ट्री, ठीक है जी। तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द एप्लीकेशंस, जिनमें सबसे पहले ट्री ट्रेवर्सल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ट्री ट्रेवर्सल मींस कि आई वांट टू विजिट ईच एंड एवरी नोड इनसाइड द ट्री, ठीक है जी। तो मैं ट्री के अंदर नोड्स को विजिट करना चाह रहा हूँ, तो क्या क्या पॉसिबल सिस्टमेटिक वेज हो सकते हैं। देर आर सम स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक वेज जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डिवाइज अवर ओन मेथडोलॉजी एज वेल, लेकिन स्टिल इफ वी फॉलो दिस स्टैंडर्ड मैकेनिज्म तो हम बहुत से एप्लीकेशंस को कवर कर लेते हैं। तो लेट्स डिस्कस देम। ट्रेवर्सल में ब्रॉडली स्पीकिंग दो वेज हैं, द फर्स्ट इज ब्रेड्थ फर्स्ट एंड द सेकंड इज डेप्थ फर्स्ट, ठीक है जी। अब ब्रेड्थ फर्स्ट तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि वी ट्रेवर्स द ट्री इन द फॉर्म ऑफ लेवल्स, और हर लेवल को वी ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स दैट फर्स्ट ट्रेवर्सल। उसके बाद डेप्थ फर्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम पहले ब्रांचेस पे जाएं और एक्सट्रीम नीचे लीफ तक जाएं, अगर वहां पे वैल्यू नहीं मिलती देन वी स्टेप बैक एंड गो टू द अदर ब्रांच। If we do not find the value in that branch as well, then we step further back and move to the branch from our start level, ठीक है, move to another branch।
तो दैट्स फर्स्ट, लेकिन लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पहले ब्रेड फर्स्ट देख लें। तो दैट्स द वे जो हमने पहले डिस्कस किया था कि वी स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ लेवल्स, एंड फॉर ईच लेवल वी traverse from left to right. So in this tree, the output would be if I keep printing the values that I encounter while traversing in the breadth first session. तो सबसे पहले A डिस्प्ले होगा, then B, H, फिर उसके बाद C, D, G, उसके बाद I, फिर उसके बाद E, F, उसके बाद J की। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है सीक्वेंस, दैट्स द आउटपुट ऑफ अ ब्रेड फर्स्ट ट्रेवर्सल। अब देखना ये कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी सिंपल, ये इतनी मुश्किल नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जस्ट मेक अ लॉजिक अपने ज़हन में अगर आप सोचें तो द डेफिनेशन ऑफ ब्रेड फर्स्ट सर्च इज कि at the start of this search or at the start of this traversal, I only know about the root node. So I ask the root node to insert its children from left to right, okay, and store them somewhere. And then I discard node number A. I say I have processed this node and I know कि इसके बाद कौन से nodes को print करना है. Then I move to the first child of node A. तो मैंने जो दो चिल्ड्रन स्टोर किए थे, I have a sequence in them कि पहले B stored है फिर H stored है. तो मैं पहला चाइल्ड जब पिक करूँ that is B, तो मैं कहूँ कि अच्छा इस नोड को ये पता है कि मेरे से जो ऊपर वाला पेरेंट था ना, उसने मेरे जो सिबलिंग्स थे उन्हें स्टोर किया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे सिबलिंग्स जिस सीक्वेंस में स्टोर्ड हैं उसी सीक्वेंस के एंड पे अपने चिल्ड्रन को लेफ्ट टू राइट स्टोर कर देता हूँ। तो सिबलिंग बी, ये बी और एच इकट्ठे पड़े थे, एच के बाद मैंने सी, डी और जी को इंसर्ट कर दिया क्योंकि वो बी के चिल्ड्रन थे। फिर मैंने बी को भी डिस्कार्ड कर दिया। जो स्टोरेज मेरे पास बना था उसमें नेक्स्ट एलिमेंट एच पड़ा हुआ था। तो ऐसे कि अच्छा एच को ये पता है कि मेरे लेफ्ट पे जितने भी सिबलिंग्स थे उन्होंने अपने चिल्ड्रन मेरे बाद स्टोर किए हुए, तो आई जस्ट ऐड माय चाइल्ड टू द एंड ऑफ दिस स्टोरेज। तो आई को वो स्टोरेज में एंड पे स्टोर कर देगा। तो सीक्वेंस खुद ही मेंटेन होता जा रहा है नीचे वाले लेवल्स का, राइट। अब अगर आप मैंने जो लफ्ज बोले इनमें से ये पिक करना चाहें कि ये सीक्वेंस क्या था, कि रूट पहले प्रोसेस हो जाएगी फिर बी, क्योंकि वो पहले आया था एच से, तो फिर वो प्रोसेस होना चाहिए, फिर एच क्योंकि वो सी डी जी से पहले आया था। तो ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है? जो पहले आया वो पहले प्रोसेस हुआ। इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं? ठीक है जी, दैट्स अ क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आई विल यूज अ क्यू हियर। तो क्यू ऐसे बनेगी कि एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि आई विल क्रिएट अ क्यू एम्प्टी क्यू, और एम्प्टी क्यू के अंदर आई जस्ट पुश द रूट नोड, दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ द एल्गोरिथम। अब रूट क्यू के अंदर एक एलिमेंट है दैट इज ए। नाउ व्हाट आई विल डू इज के आई विल गो इनटू दिस व्हाइल लूप एंड आई विल जस्ट चेक कि अगर लूप अगर अगर ये क्यू एम्प्टी नहीं है तो आई विल जस्ट पिक द फ्रंट एलिमेंट। अभी मैं निकालूंगा नहीं, रिमूव नहीं करूंगा। आई विल जस्ट पीक ऑनटू द फ्रंट एलिमेंट, यानी कि उसकी वैल्यू चेक करूंगा उस नोड के अंदर जाके, उस नोड से कहूंगा कि जस्ट ऐड योर चिल्ड्रन इनटू द क्यू। ठीक है, तो एनक्यू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रंट नोड ऑनटू द क्यू एंड देन रिमूव द फ्रंट नोड, डीक्यू इट। तो ए ने बी और एच को ऐड किया और ए निकल गया। फिर बी और एच में जब क्यू के दोबारा वाइल लूप में वापस गए तो क्यू के फ्रंट पे बी है, तो बी अपने चिल्ड्रन सी डी जी को क्यू में ऐड करेगा एच के बाद और बी निकल जाएगा। फिर एच की बारी आएगी तो एच अपने चिल्ड्रन को ऐड करेगा सी डी जी के बाद, फिर एच भी निकल जाएगा। फिर सी का कोई ऐड नहीं है, वो कुछ भी ऐड नहीं करेगा। डी आएगा तो डी अपने चिल्ड्रन को ऐड करेगा आई के बाद। ठीक है, फिर जी पड़ा हुआ था तो जी ने अपने, उसके चिल्ड्रन है ही नहीं। आई आए तो आई ने अपने चिल्ड्रन जे और के को ऐड किया एफ के बाद। तो दैट्स द वे कि जिस तरीके से ब्रेकफास्ट रिवर्सल हो सकता है, वी यूज अ क्यू। तो अब आप देखेंगे कि ये जो थोड़े से एडवांस ट्रीज आ रहे हैं, इन ट्रीज के अंदर वी यूज द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेशन, रिमेंबर। तो हम क्यू और स्टैक्स को अब इन ट्रीज इन डेटा स्ट्रक्चर जो कि थोड़े से एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनके एल्गोरिथम्स में यूज करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो दैट्स के आपका नॉलेज डेवलप होता जा रहा है। तो दैट्स द ब्रेड फर्स्ट रिवर्सल। अब हम आते हैं डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल पे। आई होप ब्रेड फर्स्ट रिवर्सल में कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल एल्गोरिथम, इसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी काम किया नहीं है हमने।
ओके, लेट्स मूव टू दी डेप्थ फर्स्ट। तो डेप्थ फर्स्ट में क्या करते हैं कि वी एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड वी कैन एक्चुअली डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस रूट नोड एज वेल। लेकिन उसमें हमारे पास चॉइस है, लेकिन व्हाट वी डू इज के हम कहते हैं कि इस नोड को कहते हैं कॉल, मेक अ रिकर्सिव कॉल टू इट्स लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, देन मेक अनदर रिकर्सिव कॉल टू इट्स राइट चाइल्ड। तो रिकर्सिव कॉल है तो ये इस बी नोड पे पहले आ गई है, रिकर्सिव फंक्शन है ना। अब ये जो बी नोड है ये भी वही काम करेगा जो ए ने किया है, तो ये भी अपनी वैल्यू डिस्प्ले कर सकता है, लेकिन ये अपनी रिकर्सिव कॉल करेगा अपने लेफ्ट चाइल्ड को और फिर राइट चाइल्ड को। फिर ये जो सी है ये भी रिकर्सिव कॉल करेगा अपने लेफ्ट चाइल्ड को एंड राइट चाइल्ड को। तो रिकर्सिव कॉल एक तो फॉरवर्ड पास करेगी फिर बैकवर्ड पास भी करेगी। तो यही जो नोड्स हैं ये जब डी प्रोसेस हो जाएगा तो वापस सी पे आएंगी। सी का राइट चाइल्ड नहीं है तो सी वापस बी पे आ जाएगा, बी अपने राइट चाइल्ड पे जाएगा, ई आएगा, ई अपने लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगा, उससे आगे कोई नोड नहीं है तो एफ से वापस ई पे आएंगे, फिर ई से आगे जी पे जाएंगे, फिर जी से वापस ई पे आएंगे, ई से वापस बी पे आएंगे और बी से वापस ए पे जाएंगे, और फिर ए अपने राइट सब ट्री के लिए यही कॉल कर देगा। तो इट मींस कि हर नोड मल्टीपल टाइम्स विजिट होगा। एक तो वो अपने पेरेंट से जब इस पे कॉल आएगी तब विजिट होगा, फिर ये अपने लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगा वहां से वापस आएगा, फिर ये अपने राइट चाइल्ड पे जाएगा और वहां से वापस आएगा। तो ये कई दफा ये नोड विजिट होगा। ठीक है जी। लेकिन ये विजिट होने का, क्योंकि मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों विजिट हो रहा है, क्योंकि हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं। तो ट्री के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स जो हैं, दे आर रिकर्सिव, क्योंकि ट्री इज इटसेल्फ अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। we defined it in the form of recursion कि a tree is rooted at node x, then it have two subtrees जो कि इसके चिल्ड्रन है, या मल्टीपल सबट्रीज जो कि इसके चिल्ड्रन है। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ ट्री। तो उसके एल्गोरिथम भी इसी वे में डिस्कस हो रहे होंगे। अच्छा, तो ओवरऑल जो ट्रिवर्सल है उसमें ये तीन स्टेटमेंट्स ही हैं, विजिट द नोड, विजिट इट्स फर्स्ट चाइल्ड, विजिट इट्स सेकंड चाइल्ड एंड सो ऑन। मल्टीपल चाइल्ड्स भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तीन स्टेटमेंट्स को हम डिफरेंट ऑर्डर में लिख देंगे तो हमारे पास डिफरेंट रिवर्सल बनेंगे, लेकिन स्टेटमेंट सिर्फ यही तीन है। तो अगर आप देखें कि ये अपनी कॉल विजिट की है, उसके नीचे विजिट की ही कॉल्स हो रही हैं बाकी नोड्स को भी, तो यानी कि रिकर्सिव कॉल है। तो वी हैव थ्री ऑप्शंस, इन्हीं को अगर रीअरेंज करें, आई टेक अ फ्यू कपल ऑफ मिनट्स मोर। अगर रीअरेंज करें तो पहला रिवर्सल है इन ऑर्डर, यानी कि रूट की पोजीशन शुड बी इन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कॉल। तो ये जो पहला है ना विजिट द नोड, वो स्टेटमेंट सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए और लेफ्ट वाली स्टेटमेंट पहले नंबर पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड इज प्री ऑर्डर रिवर्सल। प्री ऑर्डर में ये जो लिखा था एक्चुअली वो प्री ऑर्डर ही था कि रूट नोड अपनी वैल्यू पहले डिस्प्ले करेगा या अपने आप को पहले प्रोसेस करेगा, then it would call recursively to its left subtree, then it will send a message recursively to its right subtree. That's the pre-order। ठीक है जी। तो प्री ऑर्डर में हमारे पास रूट पहले विजिट हो जाता है, सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास रूट एंड पे डिस्कस होता है, एंड पे प्रोसेस होता है। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये तीन रिवर्सल है। हाजिक इज आस्किंग अबाउट द कोड। हाजिक, हम इसका कोड भी देखेंगे, इनफैक्ट यही तीन लाइनों को आपने सी प्लस प्लस में लिखना है, तो लेट्स सी कि वो कैसे होगा। जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट कि ये एल्गोरिथम्स करते हैं कि इन ऑर्डर क्या दे सकता है, प्री ऑर्डर क्या दे सकता है, पोस्ट ऑर्डर क्या दे सकते हैं। तो जस्ट लुकिंग एट दिस इन ऑर्डर रिवर्सल एल्गोरिथम इज के लेफ्ट सब ट्री की कॉल पहले करनी है, फिर अपनी कॉल करनी है, और फिर अपनी कॉल का मतलब है कि अपनी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, एंड देन मूव टू दी राइट सब ट्री। ये जो ट्री है, अगर ये जो अब एग्जांपल आपको ट्री नजर आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन ट्री। बना कैसे है, इनफैक्ट उसका एल्गोरिथम भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, इनफैक्ट आज नहीं देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अगर ये ट्री आपके पास मौजूद हो तो जस्ट डूइंग एन इन ऑर्डर रिवर्सल वुड रिटर्न एन इन फिक्स एक्सप्रेशन। अब देखें कि नोड ने अपनी वैल्यू नहीं डिस्प्ले करनी, इट वुड मूव टू द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री भी अपनी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, वो मजीद लेफ्ट पे चला जाएगा। तो ए क्योंकि लीफ नोड है ये अपनी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, फिर वापस रूट पे आएंगे तो ये अपनी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, और फिर राइट पे जाएंगे तो बी अपनी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो हर सब ट्री जब स्टार्ट होगा तो वो एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाएगा, और जब एंड होगा तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएगा। तो दिस वुड बिकम एन इन फिक्स एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसी को ट्री को एक्सप्लोर करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, रूट कहेगा कि मैं अपनी वैल्यू लेफ्ट के बाद डिस्प्ले करूंगा, फिर राइट की वैल्यू डिस्प्ले करूंगा।
फिर लेफ्ट को एक्सप्लोर करें और राइट को भी लादा करते हैं, ऑफ कोर्स सीक्वेंस में होंगे, लेकिन अगर पहले लेफ्ट को देखें तो लेफ्ट की, अच्छा मैं मल्टीप्लाई इनकी ऑपरेटर हूँ तो आई हैव टू चिल्ड्रन, तो पहले मैं अपने लेफ्ट और फिर राइट चाइल्ड को एक्सप्लोर करूँ, ठीक है, बीच में अपनी वैल्यू, तो लेफ्ट इंटू राइट हो गया, और ये जो ऊपर वाला राइट था इट बिकम्स लेफ्ट प्लस राइट, ये वाला पार्ट लेफ्ट प्लस राइट। उसके बाद मजीद आगे चले तो ये वाला लेफ्ट बन जाएगा ए और ये वाला राइट बन जाएगा बी। यहाँ पे लेफ्ट इज सेल्फ सब ट्री, जो राइट है दैट इज ई। जब एक्सप्लोर करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा ए इंटू बी प्लस लेफ्ट इंटू राइट प्लस ई। अब ये लेफ्ट इंटू राइट जो है ये सी इंटू डी है, तो दिस इज दी, अगर हम ब्रैकेट्स टाइमली डालते जाएंगे तो इट बिकम्स अ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। शी इज वेरी गुड, आपने इसको साथ ही कन्वर्ट कर लिया, तो एक्सप्रेशन ट्री अगर मिल जाए तो वी कैन जस्ट रिवर्स इन सम वे, तो हमारे पास उससे फर्दर दूसरी नोटेशन आ जाती है। तो अब आप कोड की तरफ आ जाते हैं, तो कोड इज वेरी सिंपल। ये जो नीचे वाला फंक्शन है यहाँ पे मैंने ये भी फंक्शन, ये जो फंक्शन है ट्रिवर्स इन ऑर्डर, ये ट्री की क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो इसने इन ऑर्डर जो कि रिकर्सिव फंक्शन है इसके लिए रूट पास किया एज अ पैरामीटर। जब रूट पास किया तो यहाँ पे ये नोड में रूट आ गया, अगर वो नल है तो कॉल वहीं पे खत्म होगी, अगर वो नल नहीं है तो इट वुड जस्ट कॉल इट्स लेफ्ट चाइल्ड, रिकर्सिव कॉल है इन ऑर्डर की, तो उसमें लेफ्ट चाइल्ड को पास कर देगा, फिर अपनी वैल्यू सी आउट करेगा और फिर राइट चाइल्ड के लिए यही रिकर्सिव कॉल कर देगा। तो दिस इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इसकी इसके इसका कोड, ये एग्जैक्टली कोड रिकर्सिव डेफिनेशन ये चलेगा। ठीक है जी, हाजिक। ठीक है, तो कोड इतना ही सिंपल था कि रिकर्सिव फंक्शन है तो रिकर्सिव फंक्शन 3 लाइनों का बना है, लग ऐसा रहता है जैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जस्ट अ फ्यू स्लाइड्स ताकि ये ट्रेवर्सल खत्म हो जाए, क्योंकि अब रह तो कुछ गया नहीं इसमें, इट्स वेरी सिंपल। इन ऑर्डर के बाद प्री ऑर्डर है, तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन ट्री को प्री ऑर्डर में करूँ तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा, और प्रीफिक्स या प्री ऑर्डर का ट्रेवर्सल का मैकेनिज्म में सिर्फ ये देखें तो सी आउट की स्टेटमेंट दूसरे नंबर की जगह पहले नंबर पर चली गई है, बाकी दोनों कॉज नीचे चली गई है, दैट्स इट। तो दिस इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल हैव अ, मतलब ऑनलाइन अनवेटेड क्विज, जिसमें आपने किसी एक चीज के ऊपर ये एल्गोरिथम चला के देना होगा, ये कोड चला के देना होगा। एंड सिमिलरली फॉर पोस्ट ऑर्डर, इफ आई रिवर्स दिस एक्सप्रेशन ट्री, आई हैव अ पोस्ट ऑर्डर या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एज एन आउटपुट, और उसका कोड में सी आउट आखिर में चला गया, और पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल की कॉल लेफ्ट के लिए पहले और राइट के लिए उसके बाद। ठीक है, तो दैट्स द कोड जिसमें रिवर्सल कंप्लीट होता है। तो आई स्टॉप हियर एंड विल डिस्कस further algorithms, a few more algorithms regarding trees in our next lecture. If you have any questions, you may ask. Okay, ji. Thank you.